सक्सेस जोन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ ये 20 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 11 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने इसके पार्ट 10 डाल चुके हैं, जो आप हमारे चैनल या डिस्क्रिप्शन में दी गई प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज अगर ये आपको ये पार्ट समझ आता अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर को स्थिर कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर को स्थिर कर दिया जाए तब क्या होगा, ईएमएफ नहीं बनेगा, ईएमएफ बनेगा, या एसी वोल्टेज या करंट मिलेगा, या डीसी वोल्टेज या करंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर में नॉर्मली क्या होता है, ये एन पोल होगा और यहाँ पे क्या होता है, एस पोल होता है, और यहाँ पे होता है आर्मेचर, और आर्मेचर से जुड़ा होता है कम्यूटेटर। तो हम नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इस आर्मेचर को रोटेट कराते हैं, तभी हमारा क्या होता है, डीसी जनरेटर में या जो फ्लक्स है वो आर्मेचर कंडक्टर को कट करता है और हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा एसी ईएमएफ होता है, लेकिन हमें जो आउटपुट में मिलता है डीसी जनरेटर में डीसी करंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन दी गई है कि यदि हम क्या करें, उल्टा कर दें कि यहाँ पे मैं जस्ट इसको अपोजिट बना लूँ कि ये जो आर्मेचर है, यानी मैं इस टाइप से इसकी गोल जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे कर लूँ। यहाँ पे मैंने ये आर्मेचर वाइंडिंग कर ली और इसके अंदर मैं फील्ड पोल को रोटेट कराऊँ। यदि मैं यहाँ पे इसकी वार्निंग कॉल करके फील्ड पोल को रोटेट कराता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें फील्ड पोल को सप्लाई देने के लिए स्लिप रिंग का यूज करनी पड़ेंगे, यानी यहाँ पे जब हम सप्लाई देंगे स्लिप रिंग के थ्रू देंगे, और हमारा जो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और केवल वो एसी को डीसी में तभी कन्वर्ट कर सकता है जब वो रोटेट होगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो तो आर्मेचर में होगा, तो यहाँ पे जो हमको आर्मेचर में आउटपुट मिलेगा वो डायरेक्ट एसी में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी कन्वर्ट करने वाली लगी नहीं होगी जो क्या करेगी डीसी टू एसी में कन्वर्ट कर दिया, एसी टू डीसी में, कंप्यूटर एसी टू डीसी और डीसी टू एसी में दोनों कन्वर्ट करता है। यहाँ पे डीसी जनरेटर में आर्मेचर के साथ क्या होता है, कंप्यूटर रोटेट होता है, और आर्मेचर के साथ कंप्यूटर रोटेट होने से क्या होता है, वो डीसी यानी जो एसी सप्लाई यानी एसी में जो जनरेट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई आर्मेचर से कोई भी रोटेटिंग पार्ट यानी कंप्यूटर अगर हम लगाते भी हैं तो वो रोटेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर हमने स्टर कर दिया और फील्ड को रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ईएमएफ जनरेट होगा हमें एसी वोल्टेज और एसी करंट मिलेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक अल्टरनेटर। तो यहाँ पे एक कंपलसरी कंडीशन होता है कि डीसी जनरेटर में हमें जो आर्मेचर है उसको रोटेट कराना ही होगा, यदि हम उसको रोटेट नहीं कराएंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर में आर्मेचर को स्टर कर दिया जाए तब हम फील्ड को रोटेट कराएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एसी वोल्टेज व एसी करंट। और अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक धारा स्रोत को, यानी कि जो हमारा करंट सोर्स होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, तो इसका करंट सोर्स का सिंबल होता है इस टाइप से। ये क्या कर रहा है, हमारा करंट सोर्स का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं केवल इतना सिंबल बनाता हूँ तो ये हमारा क्या कहलाता है, आइडल करंट सोर्स। यदि मैं इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देता हूँ तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है हमारा आदर्श करंट सोर्स, यानी कि हमारा कहलाता है आइडल, और ये हमारा कहलाता है प्रैक्टिकली जो हम प्रयोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकली करंट सोर्स हम क्या करते हैं कि आइडल करंट यानी आदर्श करंट सोर्स के समानांतर क्रम में एक प्रतिरोध को लगा के शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन थे आदर्श करंट सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करके, तो ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आदर्श करंट सोर्स के साथ समानांतर क्रम में एक प्रतिरोध को लगाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को बदल देने से इसकी ऊर्जा संग्रहण क्षमता में 10 गुना वृद्धि हो जाती है, तो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके मान में कितना परिवर्तन हुआ होगा, 20 गुना या स्थिर रहता है 5 गुना या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। और आप देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारण के लिए जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू ए के एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो यानी ये ई होता है वो किसके बराबर होता है, ये हमारी कहलाती है ई जो है वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी की यूनिट हमारी क्या होती है, हेनरी पर मीटर इलेक्ट्रिसिटी एप्सिलॉन जीरो के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी होगा, तो यहाँ पे परमिटिविटी की यूनिट होती है फेरेड पर मीटर, और यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर होते हैं, यानी हमारे रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, और ये हमारा फ्री स्पेस में परमिटिविटी कहलाता है। और रिलेटिव परमिटिविटी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन जो फ्री स्पेस में परमिटिविटी है उसकी यूनिट होती है फेरेड प्रति परमिटिविटी। परमिटिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, फेरेड प्रति मीटर। तो यहाँ पे वही हमारा क्या कहलाता है, कितनी उसकी परमिटिविटी, इससे हमें पता चलता है कि कैपेसिटेंस कितना अच्छा। तो सी इक्वल टू क्या, तो ए के एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई डी। तो यदि हम क्या करें, यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फॉर्मूला होता है, यदि हम ई इक्वल टू क्या, 1/2 CV स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1/2 CV स्क्वायर की जगह पर क्या लगता हूँ, सी की जगह पर ये ए की सी की वैल्यू रखता हूँ, तो सी ए के एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ई है, ये ई क्या है, इस एप्सिलॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी मैं जितना भी गुणनमान बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो, जितना एप्सिलॉन जीरो बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, यानी क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है, तो के की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि एनर्जी स्टोर का मान बढ़ने से क्या होता है, नहीं पहले ई इक्वल टू 1 था, वी इक्वल टू
10 हो गया। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मान है के को भी, तो के भी क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो भी क्या हो जाएगा, सब के सब 10 गुना हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो उसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान है वो कितना बढ़ जाएगा 10 गुना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10 गुना। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बड़ा लेने जो हमने अगला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ लाया उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो पहले वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से 10 गुना था, इसलिए क्या हुआ हमारा जो एनर्जी स्टोर थी वो भी क्या हो गई 10 गुना बढ़ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर में एक यहाँ पे दो वाइंडिंग यहाँ पे दो मैग्नेट होती है, एक मैग्नेट यहाँ पे होती है और एक मैग्नेट क्या होती है ऐसे होती है, इसको हम शंट मैग्नेट बोलते हैं, इसको सीरीज मैग्नेट बोलते हैं। और ये जो शंट मैग्नेट है वही हमारे कैसे करंट प्रेशर कॉइल जैसे वर्क करती है और ये हमारी करंट कॉइल जैसे ही वर्क कर सकती है। और बीच में क्या होता है हमारी ये जो डिस्क है वो रोटेट होती रहती है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ये डिस्क रोटेट हो रही है। तो डिस्क हम रोटेट करने की यानी जब उसमें ब्रेकिंग टॉर्क लगाना होता है, कभी कभी क्या होता है ओवरलोडिंग की वजह से या ओवरलोडिंग बचाने के लिए तो मैंने यहाँ पे एक और मैग्नेट लगा के रखे हैं, सेचुरेशन से बताते हैं। लेकिन कभी कभी जो मीटर है वो बिना लोड के भी चलता है, तो इसको हम क्रिम्पिंग एरर बोलते हैं। यहाँ पे हम इसमें डक्ट बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है मीटर का एक नियत स्पीड से चलना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ब्रेकिंग टॉर्क लगाना हो, तो उस ब्रेकिंग टॉर्क लगाने के हम क्या करते हैं यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट रखते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट। इस परमानेंट मैग्नेट में जाकर क्या होता है ये कॉइल घूम रही है, यदि फ्लक्स कोई भी कॉइल अगर परमानेंट मैग्नेट है तो यहाँ से क्या हुआ होगा परमानेंट मैग्नेट की वजह से यहाँ पे ऐसे फ्लक्स निकला होगा। तो ये फ्लक्स क्या करता है इस कॉइल यानी ये जो हमारी डिस्क है तो रोटेट करेगी। इस रोटेट होने की वजह से इसमें क्या होता है डिस्क कट करने से यहाँ पे डिस्क में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और ये ईएमएफ क्या होता है लेंज के नियम से जिस कारण जनरेट हुआ वो उसका विरोध करेगा। तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि डिस्क घूमी, अगर डिस्क नहीं घूमती तो कोई ईएमएफ नहीं होता है। डिस्क के घूमने की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ, तो यहाँ पे यदि ईएमएफ का विरोध करना है तो डिस्क को क्या करेगा रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है डिस्क पर एक ब्रेकिंग टॉर्क लगता है, तो वो हम किसके थ्रू लगाते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर में परमानेंट मैग्नेट की सहायता से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि किसी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को इकाई पावर फैक्टर तथा अधिकतम पावर की स्थिति में फुल लोड पर दक्षता 90% तो हाफ लोड पर होगी। तो आप यहाँ पे याद रखिए इसमें लिया गया है, यहाँ पे क्या हमें इनपुट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो दक्षता का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू हो सकता है, हम मान लेते हैं वो हो सकता है फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि ये हमारे किसके बराबर हो जाती है इनपुट के बराबर नहीं। हमने जितना इनपुट दिया हो इनपुट कितना दे जितना आउटपुट और लॉसेस होंगे उतना इनपुट देंगे, लॉसेस हमारा चला जाएगा क्या मिल जाएगा आउटपुट। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है कि मैक्सिमम पावर की स्थिति में में क्या हो जाता है जो कॉपर लॉस है वो किसके बराबर हो जाते हैं आयरन लॉस के बराबर। तो पी आई पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आई। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई इनपुट नहीं दिया, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा आउटपुट केवल क्या है 1 है, यानी जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है 1, और यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी आई प्लस पी सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षता कितनी है 90%। तो यहाँ पे मैं परसेंट में रख के इसको कह रहा हूँ 90/100 लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0. मैं इसको 90/100 लिखता तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका मैं 90/100 लिखता हूँ तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा 0.90 में मैं मान लेता हूँ आउटपुट। और आउटपुट हम क्या लिख सकते हैं आउटपुट में यदि लॉसेस को जोड़ दिया जाए तो हमारा इनपुट बन जाता है। मैंने यहाँ पे माना है कि आउटपुट क्या है 1 और एफिशिएंसी कितनी 0.90 और आउटपुट मैंने मान लिया क्या है 1 है, तो ये 1 और 1 प्लस मैंने क्या किया कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस लिख लिए। इसके बाद जो अगली कंडीशन है उसमें क्या है कि मैक्सिमम पावर कंडीशन, यदि मैक्सिमम पावर कंडीशन में क्या होता है मैक्सिमम पावर की स्थिति में क्या हो जाता है पी आई इक्वल टू पी सी, यानी कि जो आयरन लॉस है वो कॉपर लॉस के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था पहले पी आई प्लस पी सी लिख रहा था, तो वहाँ पे मैंने पी आई इक्वल टू पी सी रखने से क्या हो जाएगा मैंने पी सी की जगह पर पी आई रख लिया, तो वो क्या बन जाएगा 2 पी आई। फिर मैं क्या करता हूँ इस 1 2 पी आई को साइड करके यहाँ पे ये कर लेता हूँ 1/0.909 1 + 2 पी आई ऊपर चला जाता है। इसके बाद आप अगला सॉल्व देखेंगे कि यहाँ पे क्या सा 1 + 2 पी आई 1/0.90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1.11 के बराबर। तो इस 0.11 के बराबर होगी ये वैल्यू। हाँ यहाँ पे ये 0.11 के बराबर होगी, यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा 0.11 के बराबर। जब हम 0.11 को यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी 0.11 के बराबर 1/0.90 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0.11 के बराबर। और जैसे इसको 0.11 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.55। यदि 0.55 आयरन लॉस यानी पी आई की वैल्यू आयरन लॉस आती है तो मैक्सिमम पावर स्थिति में हो जाए कॉपर लॉस भी इतने हो जाएंगे, यानी पी आई और पी सी का मान हमको मिल गया। इसके बाद यदि मैं क्या करता हूँ 50% लोड पे, तो 50% लोड पे क्या होता है आयरन लॉस तो हमारे स्थिर होते हैं, लेकिन हमारे क्या होता है कॉपर लॉस में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस को निकालने का फॉर्मूला होता है कि पी सी इक्वल टू एम स्क्वायर। एम मतलब यहाँ पे कितना परसेंट लोड है, यदि 50% लोड है तो
50/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 50/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 1/4, और 1/4 को जब मैं क्या करूँगा फुल लोड कॉपर लॉस, यानी कि पहले जब मैंने फुल लोड पे चेक किया तो कितना था 0.55, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/1/4 इंटू 0.55, तो यहाँ पे जो 1/4 इंटू 0.55 करेंगे तो किसका बराबर रहेगा 0.013 के बराबर। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब क्या हुआ मैंने 50% लोड, यानी 50% लोड लिया, तो पहले यदि लोड का जो आउटपुट का मान 1 था, या जो मेरा आउटपुट था 1 था, 50% पे कितना मान लूँगा मैं 0.5, तो यहाँ पे मैंने मान लिया 0.5 प्लस एक 0.5 आउटपुट की वैल्यू। इसके बाद जो हमारे कॉपर लॉस थे, आयरन लॉस थे, वो कांस्टेंट होते हैं आपके फुल लोड की स्थिति में और हाफ लोड की स्थिति दोनों में क्या होता है कॉपर लॉस आयरन लॉस क्या हो जाता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहला आयरन लॉस कितना 0.55, तो सेम टू सेम वैल्यू रखी, और क्या हुआ 0.013 जो हमने भी क्या निकाला था कॉपर लॉसेस। तो इन दोनों को जोड़ के मेरे को क्या आएगा 0.05 प्लस 0.568, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.88, और एफिशिएंसी के लिए में हम देखें तो यहाँ पे 100 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88%, यानी जब ट्रांसफर की एफिशिएंसी 50% लोड पे कितनी हो जाएगी 88%, और 100% लोड पे कितनी थी 90%। तो यहाँ पे आई होगा आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद अगला है कि सीरीज रेजोनेंस परिपथ के लिए क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होगा यदि 100 किलोहर्ट्ज तथा बैंडविड्थ हो। तो आप ये देखिए सीरीज सर्किट का जब हम क्या करते हैं सीरीज रेजोनेंस का ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ टाइप से बनता है। यहाँ पे क्या होती है हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, और यहाँ पे हमारा होता है करंट, और ये मेरे क्या कहलाता है ओमेगा नॉट। तो अगर मैं ओमेगा नॉट क्या है ये मेरा मैक्सिमम करंट यानी IM की वैल्यू, लेकिन हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो किसके लिए करते हैं RMS वैल्यू के लिए। मैं मान लेता हूँ कि IM इक्वल टू कितना था 1 था, तो यहाँ पे RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने आप हो जाएगी 0.707। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा W1 और एक बनेगा W2। तो इन W1 और W2 के बीच में हमारा क्या होगा जो सर्किट है वो रेजोनेंस की कंडीशन में रहेगा। यदि मैं W1 से कम फ्रिक्वेंसी करता हूँ तो भी सर्किट क्या हो जाएगा रेजोनेंस की कंडीशन से बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे यदि मैं W2 से भी मान को ज़्यादा लेके जाता हूँ तब भी सर्किट क्या होगा रेजोनेंस की कंडीशन से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे यदि मेरे को सर्किट को रेजोनेंस में रखना है कि वो रेजोनेंस की कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन XL इक्वल टू XC को फॉलो करता रहे, तो यहाँ पर मैं क्या होगा जो फ्रिक्वेंसी को वो W1 और W2 के बीच में रखना होगा, और यही हमारी क्या कहलाती है बैंडविड्थ। तो यहाँ पे बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बीच में क्या होता है एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू रेजोनेंस आवृत्ति अपॉन बैंडविड्थ। यहाँ पे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितनी दी थी 10 किलोहर्ट्ज, और यहाँ पे जो अपनी बैंडविड्थ है बैंडविड्थ का उसने वैल्यू 100, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज थी और बैंडविड्थ कितना था 10 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हर्ट्ज, यानी हमारा यानी केवल 10 हो जाएगा, हर्ट्ज से हर्ट्ज भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीस, और सही आंसर क्या है इसका 10, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 10 किलोहर्ट्ज, तो क्या बचेगा केवल 10। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी जनरेटर में डमी कॉइल। तो डमी कॉइल क्या होती है कि हमारे जैसे मान लेता हूँ मैं कि मैं आर्मेचर में, ये मेरा आर्मेचर है, ये बहुत सारे इसमें स्लॉट हैं, ये बहुत सारे इसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ से बाइंडिंग शुरू करना, मान लो यहाँ से बाइंडिंग शुरू करते करते मेरी बाइंडिंग के जो क्या है मान लो कंडक्टर संख्या सब क्या हो गई इक्वल हो गई। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा एक स्लॉट क्या हुआ, ये वाला स्लॉट क्या हो जाता है फिल नहीं हो पाया, या क्या हुआ खाली रह गया। तो इसको यदि मैं फिल करना है, यदि मैं इसको फिल नहीं करूंगा तो क्या होगा आर्मेचर के हर एक जगह पे बैलेंस यानी कि जो मैकेनिकल बैलेंस मेरे को इक्वल रखना पड़ेगा। यदि इक्वल नहीं होगा तो ये पूरा गोल नहीं घूमेंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पे हार्मोनिक्स जनरेट होने के बहुत से चांसेस होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं एक डमी कॉइल लगा देते हैं, यानी एक ऐसी बाइंडिंग कर देते हैं जो ऑलरेडी क्या होती है पूरी डमी कॉइल होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता और ये हमें कोई ईएमएफ नहीं देते। लेकिन मैकेनिकल बैलेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डमी कॉइल बना लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो आर्मेचर है वो मैकेनिकल बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो डमी कॉइल है हमेशा आप याद रखिए किसमें होता है वेव बाउंड जनरेटर में। नॉर्मली ये कंडीशन क्या होती है लैप बाउंड जनरेटर जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा वेव बाउंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी सममितीय हाफ वेव तरंग दृष्टिकारी के लिए अधिकतम करंट का मान 2 एम्पियर है, तो आरएमएस मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये हाफ वेव बनी हुई है, यानी हाफ वेव वर्गाकार तरंग, यानी कि ये जैसे अगर मैं इस तरंग को बनाता हूँ इस टाइप से, ये मेरी क्या कहलाएगी फुल वेव है। ठीक है, यदि मैं बोलता हूँ हाफ वेव, तो हाफ वेव के लिए क्या हो जाएगा कुछ सर्किट इस टाइप से होगा, ये केवल क्या बन रही है हाफ वेव। तो ये हाफ वेव वर्गाकार तरंग है, तो इसके हमको क्या निकालना है आरएमएस वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, यानी कि मैंने यहाँ पे ये जो हाफ वेव वेवफॉर्म बनी है इसके मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने मान लिया t और इसको क्या मान लिया 2t। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी वीएम मतलब कि वोल्टेज या करंट का जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसका स्क्वायर इनटू ये जो आपका मैक्सिमम करंट था, यानी यहाँ पे
ये मैक्सिमम करंट था वो कितने टाइम के लिए था, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है वो केवल टी टाइम के लिए होता है, और टोटल टाइम पीरियड हमारा कितना मान लिया मैंने 2t। तो बस उस वैल्यू को मैं रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एम, तो वी एम का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा आपका 4, यानी 4, और जो टी है टी की जगह टी रहेगा, और मैक्स तो यानी वी एम का टाइम पीरियड कितना था टी, और टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 2t, तो टी से टी को क्रॉस करेंगे तो केवल क्या बचेगा 2, और एक किसका बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 के बराबर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 एम्पियर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो और अगला क्वेश्चन है, जब मोटर स्थिर पावर देती है तब टॉर्क व स्पीड का भी लाक्षणिक वक्र क्या होगा। जब मोटर स्थिर पावर देती है तो ये क्या हो जाता है आयताकार परवलयीय हो जाता है। ये जो मेनली क्वेश्चन है वर्ल्ड लीनियर मेथड से, वर्ल्ड लीनियर मेथड हमको क्या करती है वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल देती है, यानी मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम तक। और यहाँ पे डीसी मोटर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू एसी। तो डीसी मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है उसका स्पीड कंट्रोल। यहाँ पे पूछा गया है कि जब क्या होती है वो स्पीड टॉर्क अभिलाष हो, जब मोटर स्थिर पावर देती है। यहाँ पे वर्ल्ड लीनियर मेथड में आप देखिए इसका जो वक्र होता है, यहाँ पे मैं 2 एक्सेस पे बनाता हूँ। एक मैंने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मैं मान लेता हूँ टॉर्क है, और ये क्या है स्पीड है, ठीक, ये टॉर्क हो गया और ये स्पीड हो गया। और यहाँ पे मैंने एक एक्सेस मान ली कि मैं इससे ज़्यादा स्पीड जा नहीं सकती, और यहाँ पे मैंने मान लिया ये मैक्सिमम टॉर्क मान लिया मैंने, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है मेरी बेस स्पीड है, यानी ये बेस स्पीड है ना। अगर मैं इससे कम करूँगा तो यानी मेरी जो मोटर की बेस स्पीड है वो ये है। तो यदि मैं बेस स्पीड से कम करता हूँ तो आप याद रखिए जब भी हम क्या करते हैं बेस स्पीड से कम पे चला रहे होंगे तो ये हमारा जो द्वार है वक्र है वो कैसा बनता है सीधा बनता है, यानी बेस स्पीड से कम पे चल रही है मोटर, तो यहाँ पे कौन सी कंट्रोलिंग चल रही होगी आर्मेचर, यानी हम क्या कर रहे हैं आर्मेचर की सप्लाई को आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर स्पीड कंट्रोल, ठीक। इसके बाद यदि मेरे को बेस स्पीड से ज़्यादा पे जाना तो हम क्या करते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड करते हैं। जब भी हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है जो वक्र है वो ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि जब क्या होता है कि हम यहाँ पे जब आर्मेचर कंट्रोल करते हैं तो आर्मेचर कंट्रोल कंडीशन में क्या होता है कांस्टेंट टॉर्क मिलता है हमको, कांस्टेंट टॉर्क, और क्या मिलता है वेरिएबल पावर, कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर मिलता है। जबकि जब हम आर्मेचर कंट्रोल स्पीड करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर। और जब हम क्या करते हैं यहाँ पे ये वाली मेथड करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है कांस्टेंट पावर मिल जाता है, कांस्टेंट पावर, और यहाँ पे क्या मिल जाता है हमको वेरिएबल टॉर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया है कि यहाँ पे कांस्टेंट पावर और वेरिएबल, कांस्टेंट पावर के लिए जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो हमें कब मिलेगा स्थिर पावर के लिए। तो यहाँ पे हमको जो स्थिर पावर के लिए वक्र लिखा था हमने कैसे बना था इस टाइप से बना था। तो ये हमारा क्या कहलाता है आयताकार परवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे आप याद रखिए इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आयताकार परवलय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट के वोल्टेज के लिए 100 वोल्ट के वोल्टेज के लिए Z इक्वल टू 3+J4 के इम्पीडेंस को लगाया जाता है। तो एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर प्लस ट्रू पावर क्या होगी। तो ये Z+3 4 कुछ नहीं है, ये ऐसे लिखा है Z इक्वल टू 3+J4 ये लिखा है। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि Z को अगर मैं एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखूँगा तो ये हो जाएगा 3² + 4²। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा 3² + 4² इक्वल टू सीधा सीधा हो जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 के बराबर, यानी मेरे को क्या मिल गया 5 मिल गया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको ये 5Z इक्वल टू 5 मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरे को अगर 5 मिल गया और करंट भी मेरे को कितना था वोल्टेज पता था 100 वोल्ट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा VY/Z। तो यहाँ पे मेरे को करंट कितना मिल जाएगा 20 एम्पियर। इसके बाद मेरे को देखना है कि क्या पावर, तो पावर का देखो यदि मैं एक्टिव जो ट्रू पावर उसका फॉर्मूला लिखना वो क्या हो जाएगा P इक्वल टू VI cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है R/Z। तो R इक्वल टू कितना था 3 और Z इक्वल टू कितना था 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 100, और करंट अगर हमको निकालना है तो 20 एम्पियर आया तो ये कितना हो जाएगा 1200 वाट के बराबर, यानी हमको जो ट्रू पावर मिलेगी वो कितना मिलेगी 1200 वाट। उसके बाद आप देखिए यदि मैं इस ट्रायंगुलर की बात करता हूँ, ठीक है, यानी मैं पावर ट्रायंगुलर बना लूँ तो यहाँ पे क्या बनता है ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मेरी कौन सा यहाँ पे R होगा हमेशा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा XL, और ये क्या बन जाएगा मेरा Z। यदि मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है लंब बटे करंट, ये क्या हो जाएगा XL/R। तो यहाँ पे XL की वैल्यू कितनी है अपन ने देखा कि R इक्वल टू J+4 दिया, यानी कि J, तो ये किसके फॉर्म में लेगा R+J XL के फॉर्म में। तो XL इक्वल टू क्या लिखा सीधा सीधा 4 लिखा है ना, तो XL इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और R इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, अगला फॉर्मूला जो होगा क्या हो जाएगा VAR के लिए हम क्या लिखते हैं P इक्वल टू
P इक्वल टू लिखेंगे हम वी आई साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, तो अपन 4/5 को जब इस वैल्यू में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 VAR। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एफ यानी कि जो एपरेंट पावर होगी वो क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई, तो ये 100 इंटू 220 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 100 वाट प्लस 60 VAR। ये इसको आसान करने सबसे तरीका, आप एक और तरीका कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको R मिल जाता है और Z मिल जाता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एफ वो निकाल सकते हैं आप ट्रू पावर, और देखिए ट्रू पावर निकल आई तो ट्रू पावर हमारी जो आती है 1200 वाट, और एफरेंट पावर हम सीधा निकाल सकते हैं वी इंटू आई से। तो आप ट्रू पावर का स्क्वायर यानी एफरेंट पावर का स्क्वायर माइनस ट्रू पावर का स्क्वायर करते और दोनों को अंडर रूट में रखते तो हमें फिर से भी क्या मिल जाती है, रिएक्टिव पावर मिल जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सही आंसर है कि आप क्या कर सकते हैं P इक्वल टू वी आई साइन थीटा रख लें तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में से किस युक्ति की ड्राइव, यानी ड्राइव की बात हो रही है मेनली यहाँ पे मोटर की स्पीड कंट्रोल की। तो मोटर की जो स्पीड कंट्रोल के लिए हम नॉर्मली सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, SCR का, और SCR की क्या होती है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। मॉसफेट एपीटी और IGBT का हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे SCR का जो ड्राइव वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो SCR के लिए जो स्पीड कंट्रोल ड्राइव है वो भी अच्छा होगा, और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी का होती ज़्यादा होती है। तो हमें किसी भी युक्ति या ड्राइव के लिए हम किसका यूज करते हैं, SCR का। इसके बाद अगला है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H का मान किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप देखिए H के दो फॉर्मूले मिलेंगे आपको, B इक्वल टू होता है किस पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान किस पर निर्भर नहीं करता, करंट पर, डिस्टेंस पर, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और बोथ करंट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ मीडियम पे। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है B इक्वल टू μ0 μr इंटू एच। यहाँ पे एच भी क्या होती है मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ, यानी कि मैं मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ का मतलब केवल इतना सा है कि कोई भी के मान लेते हैं ये वायर भी है, तो इसके बाजू में यदि मैं कोई भी ऐसा मैग्नेटिक पदार्थ ला के रखता हूँ तो ये वायर इस पर कितना फोर्स लगाता है, कितना ज़्यादा तेजी से उसको अपने साइड खींचता है, तो उसके क्या कहलाते हैं चुंबकीय क्षमता या मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ कहलाते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है H इक्वल टू NI/L। तो यहाँ पे आप देखिए करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बोथ करंट एंड डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पे ये साथ साथ इसके डिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, यानी करंट पर डिपेंड करेगा क्या H, ठीक है। इसके बाद एक और आता है डिस्टेंस, तो आपने एक बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा होगा कि यहाँ से क्या होता है करंट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कोई चीज रखा तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है उसकी सीधी सीधी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी क्या हो जाता है यहाँ पे DI स्क्वायर इंटू DH डिवाइडेड बाई इंटू आई स्क्वायर डिवाइड, ये यानी मान लेते तो ये L है तो ये हो जाता है DL इंटू DI स्क्वायर डिवाइडेड बाई DH इंटू इसका कोण कितना बन रहा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर, यानी कहीं ना कहीं से क्या रहा है डिस्टेंस भी डिपेंड कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो B है B इक्वल टू जो हमने लिखा था μ0 इंटू μr, यहाँ से केवल हम इसको कभी इसकी मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ ही नहीं निकाल सकते, यहाँ से हम केवल इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला है ये मैनली। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाता है क्या हो जाएगा कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H का मान हो किस पे डिपेंड नहीं करती, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम पे, यानी कि माध्यम की परमेबिलिटी क्या है। इसी बार अगर है कि बुकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है, तो बुकोल्ज रिले का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट से बचाने के लिए। नॉर्मली बुकोल्ज रिले क्या होता है कि ये जो मेन टैंक है और ये हमारा क्या कहलाता है ऑयल, यानी मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ ऑयल भर रहा है, ऑयल यानी सॉरी इसको मैं कंजर्वेटर टैंक बोलता हूँ, और यहाँ पे क्या होता है ऑयल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से जो ऑयल है वो फ्लो किसके पास जाता है और बीच में क्या लगा रहता है, यहीं पे क्या होते हैं हमारे बुकोल्ज रिले लगे होते हैं, क्या लगा होता है बुकोल्ज रिले, ठीक है। ये रिले में क्या होता है मरकरी स्विच होते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ये क्या होता है बुकोल्ज रिले के जो मरकरी स्विच हैं वो उसके हीट होने की वजह से क्या होता है गिर जाते हैं, और क्या होता है ये पूरी सप्लाई को कट भी कर रहेगा, साथ साथ क्या होता है अलार्म को भी बजाता है। तो यहाँ पे जो भी बुकोल्ज रिले वो क्या करेगा ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट से बचाता है, ट्रांसफार्मर के बाहरी फॉल्ट से बुकोल्ज रिले का कोई काम नहीं होता। बुकोल्ज रिले का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, ट्रांसफार्मर को आंतरिक फॉल्ट से बचाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि किसी दो चार्ज को बंद सतह में रखा जाता है तो 10 जिनका मान 10 क्यू हो यानी 10 कूलम और 5 कूलम है तो उत्पन्न फ्लक्स का मान होगा। तो याद रखिए जब भी किसी बंद सतह की बात होती है तो गॉस के नियम के अनुसार यदि यहाँ पर 10 कूलम रखा है और 5 कूलम रखा है तो इसके कारण जो टोटल फ्लक्स जनरेट होगा वो 15 कूलम की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 + 5 = 15, यानी जब भी गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है जो सतह में टोटल आवेश है वो जुड़ जाते हैं, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। इसके बाद है कि एक आयरन चोक क्वाइल 5 ओम 240 वोल्ट पर 10 एम्पीयर करंट देती है तो क्वाइल के इंडक्टेंस और पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या निकाल सकते थे इसका पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos थीटा = R/Z, यानी कि 5 को उसने देख के रखा नहीं, R = 5 हमारे पास, हम केवल Z निकालना, तो Z = क्या हो जाएगा V/I, और V कितना है 240, 240/10, यानी कितना आ जाता है Z = आ जाता
24। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है आर अपॉन जेड। तो आर इक्वल टू क्या रखते हैं 5/24। तो ये किसके बराबर हो जाता है आपका 0.208। और क्या है ये पूरी पूरी चौक वाले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.208 लैगिंग। इसके बाद हमको क्या निकालना था, यहाँ पे इसका इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, जेड की वैल्यू कितनी मिल जाती है 24 ओम। तो एक फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और ये मेरे को एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा, एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू ये फॉर्मूला आएगा, तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 576 माइनस 25। ये किसके बराबर हो जाएगा 551 के बराबर। तो ये 551 क्या हो जाएगा 23.47, यानी 551 का अंडर रूट कितना होगा 23.47। अब ये 23.47 इक्वल टू क्या आया मेरे लिए, एक्सएल आ गया, यानी कि मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2πf/L, यानी मैं क्या करूँगा, मेरे को एल यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो एक्सएल अपॉन 2πf कर दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एल का मान मिल जाएगा। तो यहीं पे वो करेंगे अपन एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πfL। और ये एल इक्वल टू हमको निकाला, मैंने 2πf को नीचे लिखा है, तो 2πf की वैल्यू कितनी हो जाएगी 314.1 डिवाइडेड बाय 23.47। ये किसके बराबर हो जाएगा 0.0747। और ये किसके बराबर हो जाएगा 74.7 मिली हेनरी। अगर मैं इसको हेनरी को मिली हेनरी में, इंडक्टेंस की वैल्यू हेनरी में आती है, यदि मैं 0.7470 को मिली हेनरी में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो कितना हो जाएगा 74.7 मिली हेनरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 74. यहाँ पे सही आंसर क्या होगा 74.7 मिली हेनरी इंटू 0.208 लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परावैद्युत पदार्थ के प्रकार होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, यानी एक जो ऐसा मटेरियल होता है जिसको यदि हम सप्लाई देते हैं, क्या होता है अपने आयनों में, यानी कि क्या होता है प्लस माइनस में चेंजेस में आते हैं। नॉर्मली इंसुलेटर में क्या होता है प्लस माइनस अपने स्थिर बने रहते हैं, इसमें क्या होता है ये प्लस माइनस आयनित हो जाते हैं या बढ़ते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। तो यही मेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटर में इतना ही अंतर होता है, जब इसको सप्लाई देते हैं तो क्या होता है ये ध्रुवीय गुण होता है, इसमें प्लस माइनस अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के दो प्रकार के हो जाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। यानी मैं मान लेता हूँ ये कोई परावैद्युत पदार्थ और इसके अंदर क्या है बहुत सारे ऐसे कण हैं। तो यहाँ पे यदि क्या होता है ये जो इस कण के अंदर एक यहाँ पे प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा, इसके अंदर भी एक प्लस और एक माइनस होगा, यहाँ भी प्लस और एक माइनस होगा, प्लस और एक माइनस होगा। तो अगर ये प्लस और माइनस कुछ ऐसे सेटअप होते हैं कि इसके अंदर जो टोटल आवेश है वो जीरो होता है, तो ये ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन कुछ कुछ परावैद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है प्लस माइनस कुछ इस तरह के सेटअप नहीं होते कि ये क्या होता है टोटल जो आवेश का मान है यहाँ पे जीरो नहीं हो पाता। तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो यहाँ पे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ में दो टाइप के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इसके बाद अगला है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटर वाइंडिंग को कहाँ रखा जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन है आर्मेचर के स्लॉट पे, तो हमें तो आर्मेचर के स्लॉट पे रख नहीं सकते क्योंकि ये तो रोटेट हो रही है। इसके बाद अगला है कम्यूटेटिंग पोल पे, तो कम्यूटेटिंग पोल तो खोल एक अलग से लगाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कम्यूटेशन को कम करने के लिए। तो कम्यूटेटिंग पोल तो हमारा हो गया कम्यूटेशन को कम करने के लिए। यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा पोल्स ऊपर, यानी मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है डीसी जनरेटर है और ये मेरा आर्मेचर है। तो यहाँ पे जो कंपनसेटेड वाइंडिंग होगी वो यहाँ होते हैं, हम केवल यहाँ पे छोटे छोटे से स्लॉट बना के यहीं पे कंपनसेटेड वाइंडिंग को रख देते हैं और ये हमारे किससे आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। तो हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग हम कहाँ पे रखते हैं पोल्स ऊपर, और कहाँ पे होती है मेनली स्टेटर में जो पोल होता है पोल के पोल्स ऊपर हम क्या रखते हैं कंपनसेटेड वाइंडिंग को रखते हैं। इसके बाद होता है कि बेल्डिंग जनरेटर में कौन सा प्रयोग होता है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पे बेल्डिंग जनरेटर में, तो बेल्डिंग का जनरेटर होता है उसमें मेनली क्या होता है करंट की वैल्यू, यानी कि ज़्यादा करंट होगा तभी बेल्डिंग कर पाएंगे। तो वेव बाउंड में हमको करंट मिलेगा नहीं क्योंकि ये तो सीरीज सर्किट है, हमें सबसे ज़्यादा करंट किसमें मिल जाता है इस पैरेलल सर्किट में, क्योंकि वेव बाउंड में मेरे वाले एक सर्किट होगा यानी कि 1 2, यानी यहाँ पे I1 है और I2 है। तो यहाँ पे टोटल करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, लेकिन यहाँ पे I1 I2 I3 जितने ज़्यादा पैरेलल पाथ होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा करंट का मान बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज होगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है लैप बाइंडिंग में हमको पैरेलल पाथ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा करंट मिलता है और हमारा क्या होता है बेल्डिंग जनरेटर के लिए कौन सा जनरेटर सुटेबल होता है तो लैप बाउंड जनरेटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो सैग में कितना परिवर्तन होगा। तो उसके पहले आप सैग समझ लीजिए कि सैग होती क्या है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये दो पोलर, जब हम इसके बीच में वायर लगाते हैं तो कुछ वायर इस टाइप से लगता है, तो ये जो वायर का मिनिमम पॉइंट है और इसके बीच की ये जो दूरी है यही हमारी क्या कहलाती है सैग कहलाती है। तो यहाँ पे सैग को यदि 20 यानी लंबाई को यानी इसके बीच की ये जो लेंथ है इसको मैं क्या करता हूँ दोगुना, यानी पहले एल था इसलिए हम इसको क्या कर लेता हूँ 12 कर लेता हूँ 20% बढ़ा देता हूँ, यानी 20% में क्या कर देता हूँ एक्स्ट्रा कर देता हूँ।
तो यहाँ पे सेक में कितना परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे सेक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सेक का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू WL² अपॉन 8T, यानी जो हमारी सेक है वो क्या हो जाएगी, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं मान सकता हूँ L² को। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूले को सबसे सही आसान तरीका होता है, तो यहाँ पे हमारा जो सेक है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है n² - 1 × 100। तो n इक्वल टू क्या है कि वो कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि पहले n कितना था, यानी कितना इंक्रीमेंट आता, तो पहले n इक्वल टू मैंने माना 1, अब क्या हुआ 20% बढ़ गया, यानी 1 का 20% कितना हो जाएगा 0.20। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.20। मैंने मान लिया कि जो यहाँ पे सेग है वो यानी n इक्वल टू कितना 1.2 है, तो यहाँ पे 1.2 है, तो n² - 1 यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 - 1 तो इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.44 × 100। इस फॉर्मूले को याद रखिए कि h इक्वल टू n² - 1, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे जहाँ पे भी, यानी ऐसे जगह पे लगाना है आपको जहाँ पे जैसे मान लो टॉर डायमेंशनल टू b², t इज डायमेंशनल टू i², जहाँ पे भी क्या होता है स्क्वायर और रिलेशन बनता है वहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। यदि बढ़ता है तो n² - 1 और यदि घटता है तो 1 - n² × 100। तो कितना परसेंट में चेंजेस आया वो आप आसानी से निकाल सकते हैं केवल किसमें, स्क्वायर के रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा n² - 1 यानी 1.20 - 1 तो 1.1.4। तो यहाँ पर टोटल कितना बढ़ जाएगा 0.4 × 4 इक्वल टू 44%, यानी यहाँ पर जो वृद्धि हुई कितनी हो जाएगी 44%। ट्रांसमिशन लाइन की यहाँ पर यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो सेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा 44%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 फेज कनेक्शन में इनपुट व आउटपुट करंट के मध्य 3 फेज से 30 डिग्री का फेज डिफरेंस, यानी मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा इनपुट करंट यानी ये ट्रांसफार्मर है, मान लेता हूँ कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी हो गई, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हो गई, बीच में ट्रांसफार्मर है, इसमें ला तो इसका इनपुट करंट I हो गया और इसका इनपुट करंट I2 हो गया। तो ये I1 और I2 को मुझे 30 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट कर रहा है, यानी कि यदि मैं मान लेता हूँ इसके फेजर डायग्राम बनाता हूँ कि यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा I हो गया, ये I। तो इसके बाद इसका जो I2 है यानी जो सेकेंडरी करंट है I2 वो इसके बाद 30 डिग्री के बाद चालू हो, तो इसके बीच में यदि मेरे को क्या करना है 30 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट करना है, तो मेरे को कौन सा बाइंडिंग करनी होगी, यदि आप इसको इस टाइप से वेक्टर डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये मैं मान लेता हूँ क्या है कि ये मान लेता हूँ V, यहाँ से मान लेता हूँ कि ये I है, लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको I यानी ये I है तो इसका जो I डैश है उससे 30 डिग्री लैग करना चाहिए, यानी यहाँ पे बिन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बने। तो इस 30 डिग्री को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे याद है कि ये केवल 30 डिग्री का मेंटेन हो पाता है डेल्टा स्टार कनेक्शन में या स्टार डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार में जीरो फेज डिफरेंस जनरेट होता है, केवल डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट होता है। और एक और यहाँ पे होता है डेल्टा जिगजैग, याद रखिए ये कितना करता है 150 डिग्री, यदि मेरे को 150 डिग्री का कनेक्शन अंतराल जनरेट करना करूँगा जब डेल्टा जिगजैग कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा डेल्टा स्टार। तो यहाँ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस टेस्ट को आप एक एग्जाम के रूप में भी दे सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके PDF को भी प्रिंट करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।